कर्क राशि का फल बता रहे हैं। पुनर्वसु पादम एकम पुष्य आश्लेषांतम कर्क राशि। पुनर्वसु का अंतिम पाद, पुष्य नक्षत्र पूरा 4 पाद और आश्लेष नक्षत्र पूरे 4 पाद, कुल मिला के 9 पाद कर्क राशि होता है। चंद्र क्षेत्र जन्म तो 9 पाद फलम। चंद्रमा है स्वामी जिसका, ऐसे चौथे भाव वह कर्क राशि का भाव है, उसके में जब ये 9 पाद में जो जन्म लेते हैं किस पाद का क्या फल है वो बता रहे हैं। प्रथमे धनवान, प्रथम भाव पाद में जो जन्म लेगा उसको धनवान होगा। द्वितीय पाद में पृथ्वीपति राजा जैसे होगा। तृतीय पाद में स्वांग मुनीश्वर, स्वांग करने वाला, नाटक आदि करने वाला, यह श्रेष्ठ मुनि हो जाएगा। चौथे पाद विद्यावान, 5वां पाद धर्मवान, 6ठा पाद में पैदा होगा चोर बनेगा, 7वें पाद वाला निर्धनी, 8वें पाद वाला देशपति स्वदेश का मालिक बनेगा, अंतिम 9वें पाद वाला में जो पैदा होगा अपने कुल का जो है मंडन करने वाला, वह जो है उसकी जो ख्याति को प्रदान करने वाला बनेगा। अल्प मृत्यु दिनम 11 दिन के अंदर भी वो मर सकता है। कष्ट के मास यदि बच गया तो 9 महीने पे कष्ट प्राप्त होगा, फिर 1 वर्ष पर कष्ट प्राप्त होगा। रोग विशेष तौर पर आएगा 7वें वर्ष में, जलघात वर्ष 9वां है, अंग रोग वर्ष 13 है और जलघात वर्ष पुनः 16वें वर्ष में, अंग रोग वर्ष जो है 20वें वर्ष, लोहघात वर्ष 27 और 35, लोहे से चोट आदि प्राप्त होना, अल्प मृत्यु का दोष वर्ष 45 में और देव दोष 55 और 61वें वर्ष में होगा। ये अल्प मृत्यु रहता है। आम कष्टम, असाध्य रोग, अग्नि, सर्प, जलघात, उक्ष, व्याघ्रघाता यदा। इस प्रकार से अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से भरा हुआ जीवन, अग्नि के संबंध से कष्ट प्राप्त होने वाले जीवन, सर्प कष्ट, जलघात कष्ट, उक्ष कष्ट, व्याघ्र कष्ट आदि अनेकों कष्टों को पाता हुआ वह जीवन व्यतीत करते हुए यदि 61 तक जी भी लेता है तो, अथवा प्रायश्चित आदि कर्म करेगा, ग्रह शांति आदि करेगा, शुभ ग्रह निरीक्षण आदियों के कारण से भी यदि इनके प्रभाव घट जाता है तो वह अधिक से अधिक 70 वर्ष 5 महीने 3 दिन तक वो जीवित रहता है। वर्षाणि 70 मासः 5 दिनानि जीवती। और संभावित मरने का मास फाल्गुन मास है, शुक्ल पक्ष सोमवार के दिन 4 प्रहर में गोधूली के वेलायाम में देहम त्यजती, उन्हें सायंकालीन समय वो शरीर त्यागने की संभावना रहता है। ये कर्क राशि में जन्म लेने वालों के लिए बताया। सिंह राशि वाले, मघा च पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी पादे सिंह राशि ही। मघा नक्षत्र के 4 पाद, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के 4 पाद और उत्तरा फाल्गुनी का 1 पाद, कुल मिला के 9 पाद वाला जो यह सिंह राशि होता है। सूर्य क्षेत्र है। सिंह राशि का मालिक कौन है? सूर्य। सूर्य स्वामी जिसका ऐसे जो भाव स्थान है 5म भाव, उसमें जो सिंह राशि का भाव उसमें जन्मता हुआ प्रत्येक पाद का अलग अलग फल बता रहे। 9 पाद फलम। प्रथम पाद में जो पैदा होता है वो राजा मान्य है, राजा की तरह सम्मान को प्राप्त करने वाला। दूसरे पाद माने मघा नक्षत्र का पहला पाद राजमान्य, मघा नक्षत्र का दूसरा पाद धनेश्वर, मघा नक्षत्र का तीसरा पाद तीर्थवासी, मघा नक्षत्र का 4था पाद वो पुत्रवान भी होगा। फिर पूर्वा फाल्गुनी का 4 पाद आएगा। पहला पाद स्वपक्षहीन, दूसरा मातृ पितृ तारक होगा, 7वां माने तीसरा पूर्वा फाल्गुनी का राजमान्य होगा और 4था पूर्व फाल्गुनी का 8वां पाद जो सिंह राशि का धन धान्य समर्थ होगा। और उत्तरा फाल्गुनी पहला पाद माने सिंह राशि का जो 9वां पाद है उसमें जो जन्म लेता है वो अधिकतर निर्धन होगा। अब अनेक प्रकार के कष्टादि का बता रहे। चौर्य मास 8 तथा वर्षम 1। चौर्य मास, चोर संबंधी व्यवहार हो जाएगा 8वें महीने।
ऑटोमेटिक बच्चा खुद क्या चोरी करेगा, इस बच्चे के संबंधी वस्तु को दूसरा चोरी कर लेगा तो बच्चा रोते रह जाएगा। वो खुद तो चोरी करेगा ना, 8 महीने का बच्चा क्या करेगा। इसे चोर होता ही नहीं बोला, अन्यथा चौरा बोलते थे, यहाँ बोल रहे चौर्य, चोर संबंधी कार्यकलाप हो जाएगा उस बच्चे के साथ। हो सकता है बच्चे को किडनैप भी कर दे, अपहरण, ये भी हो सकता है। तो चौर्य मास तथा वर्षम 1 साल बाद भी हो सकता है। कष्ट वर्ष है 10वां और 15वां, अंग रोग संबंधी वर्ष है 25वां 45वां, देवदोष सन्निपात का वर्ष है आपके 51 और 61। इस प्रकार से अल्प मृत्युओं के या अनेक योगों का पार कर लेता यदा व्यतिक्रामति, किसी प्रकार से अतिक्रमण कर जाता है तो भी, तथा जीवति वर्षाणी 65 सालों जीवेगा। मरने की संभावना श्रावण मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पूर्व फाल्गुन के नक्षत्र में रविवार के प्रथम प्रहर में सुबह के 6 से 9 बजे के अंदर अंदर देहम त्यजती थी। सिंह राशि फलम, ये सिंह राशि का फल बताया गया। अब आता कन्या राशि का फल बता रहे हैं। उत्तरायास्त्रय पादा, उत्तरा जो है फाल्गुनी के 3 पाद, उत्तरायास्त्रय पादा, हस्त के 4 पाद, 4 3 7 हो गया। चित्रार्धम कन्या राशि, चित्रा नक्षत्र के 2 पाद, कुल मिलाकर के 9 पाद हो जाता है कन्या राशि का। और कन्या राशि का भी स्वामी बुध ही है, जब बुध क्षेत्र जन्म तो 9 पाद फलम। बुध है स्वामी जिसका ऐसे भाव जिसमें कन्या राशि है, उसमें जन्मने वाले प्रत्येक पाद में जन्म लेने वाले के सामान्य फल वे बताने जा रहे हैं। 9 पाद फलम। प्रथमे निर्धन, पहला पाद में निर्धन, दूसरे पाद में पुत्रहीन, तीसरे पाद में शत्रु मरण, चौथे पाद में धनयानम, धन यान आदि की प्राप्ति हो जाएगी। 5वें पाद में भोगी, 6ठे पाद में संत पुत्र वाला, 7वें पाद में राजमान्य, 8वें पाद में सर्वसमर्थ होगा और अंतिम पाद में पराक्रमी होकर रहता है। मातृपितृ गुरु भक्त, और 9 पाद के फल बल लोगों ने जोड़ा है, और मातृपितृ गुरु का भक्त भी होगा। मास 3 और वर्ष 3, ये दोनों में क्या होता है, विशेष कष्ट प्राप्त करेगा। अंग रोग पहला वर्ष और 13वें वर्ष में वर्ष है। चक्षु पीड़ा जलघात वर्षंच 26, और अंग रोग देव पीड़ा वर्षम 33, लौह से घात वर्ष 43, पुनः अंग रोग और अल्प मृत्यु आदि भी होता है 43 उम्र में। यदा शुभ ग्रह निरीक्षित हो भवते तदा जीवति वर्षाणी 84, ये शुभ ग्रहों से निरीक्षित हो या प्रायश्चित कर्म के माध्यम से उन दोषों को काट लेता है तो वह 84 उम्र तक भी जी सकता है। मरने की संभावना है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि में बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र का योग हो, गोधूलिक वेला में, सायंकाल दिन के 4थे प्रहर में, गोधूलिक वेला में देहम त्यजति, वह देह को त्याग सकता है। अब आता है इसके बाद तुला राशि। चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला राशि ही। चित्रा का अंतिम 2 पाद, स्वाति के 4 पाद, 4 2 6, और विशाखा नक्षत्र के इसलिए 3 पाद लिया जाए, कुल मिला के 9 पाद तुला राशि संपन्न होता है। शुक्र क्षेत्रे जन्म तो 9 पाद फलम। शुक्र है स्वामी जिसका ऐसे जो सप्तम भाव है, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र है स्वामी जिसका ऐसे तुला राशि के भाव में जो 9 पादों में जन्म लेने वालों का प्रत्येक पाद का सामान्य फल बता रहे हैं। प्रथमे धन भोगी, प्रथम पाद में जो पैदा होगा उसको धन प्राप्त होगा। जो भी बच्चे को देखने आते वैसे 10 20 5 रुपये तो देते ही हैं। इस बच्चों को देखते लगता है 500 का नोट ही देंगे, 1000 के नोट 2000 के नोट देंगे, वो धनी बच्चा होगा और विभिन्न प्रकार के सुख भोग प्राप्त करेगा। बाल्यावस्था में ही विभिन्न प्रकार के सुख भोग प्राप्त करने वाला होगा। प्रथमे धन भोगी, दूसरे में धनेश्वर। प्रथम पाद में जो पैदा होता है तुला राशि का, वह धन का और भोग करने वाला जीवन में,
और दूसरे पाद में जो पैदा होता है और धन के भोगी होता है, साथ साथ ईश्वर जैसे जीने वाला होता है। तीसरे पाद में जो पैदा होता है तुला राशि का, वो निर्धन होगा। चौथे पाद वाला भाषाहीन। पांचवें पाद में जात कर्म वाला होगा। इस 2 नंबर जात कर्मा ऐसे पाठभेद है, जात कर्मा या जात कर्मो। और छठे पाद में जो पैदा होता है परदार चोरा, दूसरे के पति को उठा कर ले जाने वाला, चोरी करने वाला। सातवें पाद में जो पैदा होता है मातृ पितृतारक। आठवें पाद में राजमान्य। 9वें पाद में भाग्यवान होगा। मास इसके लिए कष्ट प्रदायक मास चौथा मास है। 16वें साल अंग्रोह वर्ष है और चौथा साल भी कष्ट का वर्ष होता है और 16वां वर्ष पुनः जलघात वर्ष होगा। ये इसलिए ये गड़बड़ है। चौथा कष्ट मास है, फिर 16 नहीं होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। छठा मास अंगरोग वर्ष होगा, फिर चौथा साल कष्ट वर्ष होगा, 16वां वर्ष जलघात वर्ष होगा, 21 और 33वें वर्ष अंगरोग का वर्ष होगा, 41वें वर्ष अंग वृद्धि वर्ष होगा। अंग वृद्धि हो जाएगी, सूजन बढ़ेंगे, लीवर सूज जाएगा, अंग वृद्धि हो जाएगी, हाइड्रोसिल हो जाएगा, ऐसा कोई ना कोई अंग फूलने वाला काम बनेगा। देवदोष वर्ष है आपका 51 और 61 में अल्प मृत्यु योग आ जाता है। और यदा शुभ ग्रहों से निरीक्षित हो और प्रायश्चित आदि कर्मों के द्वारा, शांति कर्म आदि के द्वारा यदि वह इनके प्रभाव को घटा करके जीवित रहता है तथा जीवित वर्षाणी 85 साल तक वह जीवेगा। 85 साल तक जीता है और मरने की संभावना वैशाख मास में शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी तिथि के दिन होगा, शुक्रवार होगा, शतभिषा नक्षत्र में मध्याह्न की वेला में वह शरीर को त्यागने वाला होगा। इस प्रकार से तुला राशि का फल हो गया। वही है मृत्यु तुल्य कष्ट, वही अल्प मृत्यु। बस मरा लोग झोलते अब गया ये लौट आ जाएगा। डॉक्टर भी कहे थे कई बार बस हमारी बस की बात नहीं, अब बस कुछ घंटा गिनते रह गए, उसके बाद तैयार रहो ले जाने को। लेकिन आग दिन में उठ जाता है। ये मंत्र जाप जब करा देते, कुछ करा देते हैं और वो जिंदा लौटाता है घर। लेकिन उस व्यक्ति को उस अवस्था में मरण तुल्य कष्ट होता है, उसको अल्प मृत्यु कहते हैं। अब आता है आपका वृश्चिक राशि। विशाखा पादम एकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिक राशि ही। विशाखा नक्षत्र के 1 पाद लीजिएगा और अनुराधा नक्षत्र पूरे 4 पाद और ज्येष्ठा नक्षत्र के पूरे 4 पाद, कुल मिला के 9 पाद वाले यह वृश्चिक राशि होता है। भौम क्षेत्र मंगल का भाव है, मंगल का घर है 8वां। 1 और 8 क्या है? मंगल का घर होता है। वहां जन्म लेने वाले के प्रत्येक पाद का फल बताते हैं। 9 पाद फलम प्रथमे धनेश्वर। प्रथम पाद में जब पैदा होगा धनवान होगा और ईश्वर तुल्य जीवन व्यतीत करेगा। दूसरे पाद में जब पैदा होता है वह जीवन भर में विभिन्न प्रकार के यश को प्राप्त करेगा, आगमवान। तीसरे पाद में करेगा जो वेदों का पढ़ा लिखा पंडित बनेगा। चौथे पाद में जब पैदा होता है महांतिक बनेगा। चौथे पाद में जो पैदा होगा महान पुरुषों का वह सहयोगी बनेगा, महापुरुषों के समीप में, अंतिक बने समीप, महापुरुषों के समीप में रहने वाला, सत्संग को पाने वाला पुरुष बनेगा। 5वें पाद में पैदा होता है और दुष्ट होगा, भाषाहीन। व्यवहार में क्या भाषा बोलना, किसे कैसा कुछ समझता नहीं, गाली गलौज करके बात करता है सबसे। 6ठे पाद में जो पैदा होता है कुलमंडन। 7वें पाद में धनधान्य समर्थ। 8वें पाद में विद्यावान। 9वें पाद में जब पैदा हो राजमान्य और यशवांच। दूसरे मास उसके लिए पैदा कष्टप्रदक होगा। तीसरा वर्ष भी कष्ट प्रदायक होगा। 7वें वर्ष में अंगरोग। 8वें वर्ष में जलघात वर्ष होगा वो। 13वां वर्ष वृक्षादियों से घात प्राप्त होगा। 32 और 35 वर्ष में अंगरोग लोहघात वर्ष होगा। 45 वर्ष में भी अंगरोग का वर्ष होगा और इन सबको पार करेगा। 75 बचा करके अल्प मृत्यु। यदा शुभ ग्रह से निरीक्षित हो
अथवा प्रायश्चित्ताक्रम से दोष का प्रभाव को घटा लिया और जीवित रह गए तो तथा जीवित वर्षाणी 75 मास 2 दिनानी 7 75 साल 2 महीने 7 दिन तक वो जीवित रहेगा। संभावित मृत्यु का मास होगा ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार के दिन अनुराधा नक्षत्र से युक्त हो प्रथम प्रहर में देह को त्यागने की संभावना रहता है। ये वृश्चिक राशि का फल बता दिया। अब आइए उसके बाद धनुर्राशि। मूलंच पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ पादे धनुराशि। मूल नक्षत्र पूरे 4 पाद, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का 4 पाद और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का 1 पाद लीजिएगा, कुल 9 पाद वाला यह धनुर्राशि हो जाता है। गुरु क्षेत्र जन्म तो 9 पाद फलम। गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह का है स्वामी जिसका, ऐसा 9वां भाव है और वह धनुर्राशि का स्थान है। उस राशि के वक्त 9 पादों में जन्म लेने वालों को क्रमशः सामान्य फल बता रहे हैं। प्रथम में ज्ञानवान, प्रथम पाद में मूल नक्षत्र प्रथम पाद जब पैदा होता है अर्थात धनुर्राशि के पहला पाद जब पैदा होगा वह ज्ञानवान होगा। दूसरे पाद में निर्धन, तीसरे पाद में नीच कर्मों को करने वाला, नीच कर्मकारक, चौथे पाद में राजमान्य हो। पूर्वाषाढ़ के 4 पाद और धनुराशि के 5 से 8वें पाद तक का 5वें पाद में जो पैदा होगा क्रोधी, 6ठे पाद में पुत्रवान, 7वें का पाद में कामी होगा और लंपट भी होगा। 8वें भाव में धनेश्वर धनेश्वर हो गया है, धनेश्वर एक वकार या नहीं है। 9वें पाद में जो पैदा होता है वो रुधिर विकारी, खून से के विकार से युक्त, खून संबंधी रोगों वाला रहेगा। मास 5 वर्ष 3 ये दोनों कष्ट प्रदायक वर्ष होंगे और 9वां वर्ष अंगरोग वर्ष होगा। 11वां वर्ष भी नहीं, कष्ट वर्ष 9वां, अंगरोग वर्ष 11, चक्षु पीड़ा वर्ष 16, जलघात वर्ष 24 और 36, अंगरोग वर्षाणी 47, 57 और 67 होगा। सर्प जलघात, सर्प का घात, जलघात और अल्प मृत्यु आदि की संभावना इन वर्षों में होता है। किसी भी शुभ ग्रहों के निरीक्षित होने से अथवा प्रायश्चित आदि कर्म, शांति कर्म आदि की वजह से यदि वो इन सब कष्टों को झेलता हुआ जिंदा रह जाता है तो तदा जीवित वर्षाणी 85 साल तक वो जीवित, 85 मरने की संभावना उसकी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का प्रतिपद तिथि में मरने की संभावना है और दिन होगा गुरुवार, हस्त नक्षत्र और गोधूली वेला में देहम त्यजति, देह को त्याग सकता है। मकर राशि का फल बता रहे हैं। उत्तरायास्त्रय पादा श्रवण धृष्टार्धम मकर राशि ही। उत्तराषाढ़ के 3 पाद, श्रवण नक्षत्र के 4 पाद, 4, 3, 7 और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 पाद, कुल मिला के 9 पाद वाला यह मकर राशि बनता है। मकर और कुंभ दोनों के मालिक कौन है? शनि। शनि क्षेत्र जन्म तो 9 पाद फलम, शनि है मालिक जिसका। ऐसे जो यह 10म भाव जिसमें जो कि मकर राशि संबंधी है उसमें जन्म लेने वाले बालक का और संतान का 9 पादों का पृथक पृथक सामान्य फल बता रहे। प्रथम में अंगहीन हो, प्रथम पाद में जो पैदा होगा वो विकलांग होगा, अंधा होगा, लंगड़ा होगा, लूला होगा, बहरा होगा, कुछ न कुछ तरह की अंगों की गड़बड़ी रहेगी। दूसरे पाद में पैदा हो तो गुरु भक्त है। तीसरे पाद में परदारा रहता, परदारा में परपत्री में आसक्त रहने वाला। चौथे पाद में जो पैदा होता है अंग रोगवान। 5वें पाद में देवांश भोगी, देवांश भोगी। 5वें पाद में जो पैदा होगा वह देवताओं के निमित्त संकल्पित वस्तुओं का भोग करने वाला होता है। न पुजारी बन जाएगा, लोग देवताओं के लिए भोग चढ़ा देते, उसके अंश उसको प्राप्त होते हैं। दान पेटी में चढ़ाते उसको तनख्वाह मिलती है। कई मंदिरों में आज का सिस्टम ऐसे बना दिया, व्यवस्था दे दिया,
पुजारी को कोई तनख्वाह नहीं है। बड़ा मुश्किल पुजारी ने क्या करा, उन्हें व्यवस्था दिया समिति वालों ने, जितना तुम इस दक्षिणा पेटी में डलवा सको उसका 25% तुम्हारा तनख्वाह है। पुजारी उन सेठों के चाल नहीं समझे। वो सेठ लोग जानना चाहते थे ये नियम करने से पहले कितना अपना ऐंठता था और कितना वह डालता था, वो जानने के लिए चाल चला। अब पुजारी सोचा पहले तनख्वाह 500 या 1000 जो मिलता था और ऊपर से अलग लेना पड़ता तब बहुत। अब अधिक से अधिक वहाँ डलवा दूंगा 25% मिलेगा ना। इस लालच में जो कुछ भी आता था एक एक पैसा भी उसमें डालने लग गया। अपना अलग जो निकालता तो बंद कर दिया। और महीने के अंत में उनको खोला तो निकला 10,000 रुपये। 10,000 तनख्वाह तो दे दिया और कहा पुजारी जी आप यहाँ से जाइए। इस मतलब अब तक आप चोरी करते थे, लोग इतना चढ़ा हुआ हर बार चढ़ाते होंगे, इस वजह से आप पूरा निकाल लेते थे और यहाँ पर 4-5 हज़ार दक्षिणा पड़ता था, 50-50 हो रहा था। अब तब ब्राह्मण को समझ में आए बनिए बुद्धि वाले कितने चालाक हैं। उसकी चोरी पकड़ने के लिए चाल चले थे। बेचारा चोरी कर क्या रहा था, तुम 500 रुपये तनख्वाह देगा तो करेगा क्या वो, तो पहले से ही उसको 2,500-3,000 देता तो करता नहीं। इसे उसने कहा जो आरती में चढ़ गया हूं मेरा, तो बाकी जो वहां का हो वहां हो गए मंदिर का। इसे रोज प्रवचन में वो आरती में चढ़ावा की महिमा गाता था ताकि रात्रि में लोग ज्यादा चढ़ावे उसको ले लेता था। अब वो भी सब उसमें डालने से फंस गया वो। इसे बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। व्यवहार बड़े लोग बहुत चालाक है, आपकी सीधे साधेपन का दुरुपयोग करेंगे। हर तरह से शोषण करने की चारों तरफ से जो है प्रक्रिया लागू है, चालू रहता है। तो कहते हैं कि भाई देवांश भोगी पर बोल रहा था, छठे पाद में जो पैदा होता है, छठे पाद में जो पैदा होता है वो पुत्रवान होगा, 7वें पाद में उत्तम पुरुष होगा, 8वें पाद में महीपति जो है जिला अध्यक्ष वगैरह हो जाएगा। जिला होते कि नहीं, मजिस्ट्रेट, डीएम साहब वगैरह, जिला के मालिक, देश के मालिक, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, महीपति। उभय पक्ष तारक और 9वें पाद में जो पैदा होगा मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों पक्षों को तारने वाला श्रेष्ठ पुरुष बनेगा। और धनेश्वर भी हो सकता है, कोष्टक में डाल दिया। तीसरे मास उसके लिए कष्टकारक होगा और पहला वर्ष देव दोष पीड़ा प्राप्त करेगा। तीसरे वर्ष अंगरोग वर्ष होगा और यहाँ भी 5 काट दो, 7वें वर्ष अथवा 5 और 7 ऐसे करें, एक न बीच में रेखा दे। 5वें और 7वें वर्ष देव दोष वर्ष होगा, 10वें वर्ष अंगरोग होगा और अग्निपीड़ा वर्ष भी रहेगा 32वां वर्ष, और लोगात वर्ष होगा 33वां, कष्ट वर्ष होगा 43 और 51 में उसको अल्प मृत्यु की योग प्राप्त हो जाता है। और यदि शुभ ग्रहों से निरीक्षित हो, प्रायश्चित और शांति कर्म, पौष्टिक कर्म आदियों को करने से इन कुयोगों का प्रभाव घटकर जीवित रह जाता है। तथा जीवति वर्षाणी 61, तब 61 साल तक वो जिंदा रहेगा। फिर उसमें भी देव दोष फिर आएगा, भयंकर पीड़ा होगी, यदि उसको भी पार कर लेता है। अल्प मृत्युम यदा व्यतिक्रामति तथा जीवत वर्षाणी 71 साल तक वो जीवित रहेगा। 71वें साल के बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शनिवार श्रवण नक्षत्र के दिन वह शरीर को त्यागने की संभावना बनता है। इति मकर राशि फलम। कुंभ राशि का फल बता रहे हैं। धनिष्ठादम शततारका पूर्वा भाद्रपदा त्रयम कुंभ राशि। धनिष्ठा के 2 पाद, अंतिम 2 पाद बचा वो 2 ले लो, और शतभिषा नक्षत्र के पूरे 4, 4, 2, 6 और पूरा भाद्रपदा का 3 पाद ले लेंगे तो कुल 9 पाद हो गया। कुंभ राशि के 9 पाद हैं।
शनि क्षेत्रे जन्मतो नोपाद फलम। 11वें भाव भी शनि का भाव है, शनि का क्षेत्र है, वह कुंभ राशि है। उस कुंभ राशि के 9 पादों में जन्म लेने वालों का क्रमशः सामान्य फल बताते हैं। प्रथमे मध्यम, प्रथम चरण में जो पैदा होता है मध्यम पुरुष, माने नाधिक उत्तम कार्यों को करने वाला, नाधिक बुद्धि वाला है, नाधिक धन वाला होगा, न अधिक मंद ही होगा, मध्यम रहेगा। न अधिक मंद है, न अधिक तीव्र है, तेज है, न अधिक धनी है, न अधनी, निर्धनी, दरिद्र भी नहीं है, मध्यम वर्गीय पुरुष रहेगा। और द्वितीय पाद में पैदा होगा तो श्रीमान महान धनी हो जाएगा। तीसरे पाद में काल भाषाहीन हो, समय को ध्यान में रखते हुए कैसे भाषा प्रयोग करना, तार ज्ञान से विहीन रहेगा, समय या समय में कुछ भी बोल देगा। और चौथे पाद में जब पैदा होगा वह पुत्रवान होगा। 5वें पाद में राजमान्य, 6ठे पाद में पाप कर्महीन, मैंने पुण्य कर्म मात्र करने वाला, ऐसा भी अर्थ ले रहे हैं। 7वें पाद में योगींद्र बनेगा, 8वें पाद में वंगहीन होगा, और 9वें पाद में जब पैदा होता है शुभ लक्षणों वाला होगा। कष्ट के दिन उसके 7 दिन तक है। अल्प मृत्यु का वर्ष होगा 18 और 32। यदि अशुभ ग्रहों से निरीक्षित होकर वह जीवित रहता है तो वह 61 साल तक जीवित रहेगा। और 61वें साल के बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के दिन शनिवार हो, उत्तरा भाद्रपदा के नक्षत्र काल में उसकी मृत्यु की संभावना है। और अब अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के बारे में वर्णन करते हैं। पूर्वा भाद्रपदा का जो शेष 1 पाद है, उत्तरा भाद्रपदा का 4 पाद और रेवती का 4 पाद ले लीजिए। 9 पाद वाला मीन राशि। पूर्वा भाद्रपदा पादम एकम, उत्तरा भाद्रपदा रेवत्यंतम मीन राशि। जीव क्षेत्रे जन्मतो 9 पाद फलम। जीव मने बृहस्पति, उसके क्षेत्र है, उसका स्थान है, वह स्वामी है 12वें भाव का। 9वें और 12वें का वह स्वामी गुरु होता है बृहस्पति, उसको जीव भी कहते हैं। उस राशि में जन्म लेने वालों के प्रत्येक पाद का फल बता रहे हैं। प्रथमे धनवान, प्रथम पाद में जो पैदा हो वह धनवान होगा। दूसरे पाद में कालहीन, दूसरे पाद में कालहीन मने समय को न पहचानने वाला होगा। वो समय को पहचानेगा ही नहीं, ऐसा ही पड़ा रहेगा, उसको पता ही नहीं कुछ भी। बहुत पैदा होते हैं। इसी ऋषिकेश में एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनको एक बेटा हुआ, शायद 1990 या 91 में, और पैदा होते रोया नहीं। और होता क्या है, वो जो नर्स होते हैं भाई, वो लोग उसको पैर को पकड़ उल्टा देते हैं और पीठ से पट मारते हैं, और मारने में गलती से कहीं गर्दन पे पड़ गया, कोई नाड़ी है गड़बड़ा पूरा का पूरा चौपट। और वो बच्चा 16 साल तक जिंदा रहा और इतना ही था, इसे बढ़ा ही नहीं। वो 3 साढ़े 3 फुट ही रहा ज़्यादा, उसे बढ़ा ही नहीं, और किसी को पहचानता है, माँ बाप भाई बहन कुछ सब जैसे पड़ा रहता था। उसको उठाते थे, रोज़ नहलाते थे, जबरदस्ती कुछ खिलाने पिलाते थे, वो खाता तो कभी नहीं भी खाता था। हर साल उसको जो दे दो जिंदा रखे रहे, 16 साल तक जिंदा रखे। 16वें साल की रात्रि में वो तो काल को पहचानेंगे नहीं, किसी चीज़ को पहचानेंगे नहीं, वैसे ही पड़े रह जाते हैं जन्म लेकर के। और तीसरे पाद में जो पैदा होते हैं वो लंपट होते हैं। चौथे पाद वाला धनवान, 5वें पाद वाला चोर, 6ठे पाद वाला कपटी, 7वें पाद वाला निर्धनी, 8वें पाद में जो पैदा हुए भाग्यवान, और 9वें में पैदा होने वाला अपक्लेश। इस प्रकार से 9 पादों का फल बता दिया। कष्ट के वर्ष उसके होंगे 18, 33,
यदा शुभ ग्रह से निरीक्षित तदा जीवति वर्षाणी 61 और यदि शुभ ग्रहों से निरीक्षित तो प्रायश्चित पौष्टिक कर्म शांति कर्म आदियों के द्वारा ग्रहों के प्रभाव घटा लिया और बीच के कष्ट कालों में यदि मृत्यु नहीं हुई तो वह अधिक से अधिक 61 साल तक जिंदा रहेगा। और मृत्यु की संभावना जो है माघ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि का दिन होगा। उद्रा भाद्रपदा नक्षत्र हो गुरुवार के दिन प्रातः काल में वह देह को त्यागने की संभावना रहती है। इस प्रकार से 12 राशियों और राशि अनुसार आयु को संक्षेप में कथन कर दिया। वारानुसार आयु हो चुका है, राशि अनुसार आयु हो गया। अब अंत में आता है इस अध्याय का प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है और साथ साथ यह लग्न के अनुसार आयु को गणना करने की विधि बता रहे हैं। दिक्काल नख बाणे भ दृंग नख समयो दिशः मनवो राम वेदाश्च मेषाद्यष्टोत्तरम शतम। दिक दिक मने 10 संख्या। आप समझ लीजिएगा ये जो बोल रहे हैं जो मेष राशि की क्रम से लेना है आपको। उस राशि में जो ग्रह रहेंगे यूं लिख सकते हैं आप सीधे, इसीलिए कुंडली का रूप बना दीजिएगा। मेष होता है वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनुर, मकर, कुंभ, मीन। पहला संख्या है 10। मेष राशि में कोई ग्रह हो, आप क्या लिख रहे हो, ग्रह नाम लिख लो, सूर्य है ना, चंद्र आदि लिख लीजिए। कौन कहाँ है, जो संख्या बताया जा रहा है यहाँ वहाँ जितने भी ग्रह होंगे उस ग्रह के संग वो संख्या लिख देना। करके दिखाएंगे दृष्टांत। और दूसरे में 6 अंक है यहाँ। फिर नख, नाखून कितने होते हैं, 20। मिथुन राशि में जो ग्रह होंगे उनको 20 साल मिलेगा। वृषभ राशि में जो ग्रह होंगे उनको 6 साल, और 2 ग्रह होगा तो उन 2 को 6 और 6 12 हो जाएगा। मेष राशि में जो ग्रह हो वह 10 साल, और कर्क राशि में हो तो बाण मने 5 साल। यहाँ रहने ग्रह जो है 5 साल आयु देंगे। सिंह राशि में जो हो तो इभ मने कितना हो जाएगा, 8 हाथियों पर है ना पृथ्वी, इसीलिए इभ मने 8। कन्या में आएगा द्रिंग मने 2, अंक 2 होते हैं। फिर तुला राशि में है तो 20 अंक, पुनः नख आ गया, नख। समय मने 6, समय मने 6 हो गया। आपके वृश्चिक राशि को भी 6 संख्या। और दिशा 10, दिशा मने 10। धनु राशि में जो ग्रह होंगे उस ग्रह के सामने 10 अंक लिखा जाएगा। फिर मनवो 10 मने मकर राशि में है तो 14 अंक मिलेगा उसको, 14 साल। कुंभ के लिए राम मने 3 राम होते हैं, आया था ना पहले। और मीन के लिए वेदाहा 4 संख्या। अब यह जो दृष्टांत दिया है उसको देखिएगा। इन्हें कुंडली बनाई है, मकर लग्न का है, 10 है ना बीच में, लग्न है मकर। वृषभ 11, शतभिषा 12। जान कैसे किया, एक में केतु है, 2, 3, 4 में सूर्य है, 5 में चंद्र शुक्र बुध है, 6 में कोई नहीं, 7 में राहु, 8, 9, 10 में कोई नहीं। ये लग्न कुंडली है, ये लग्न कुंडली कहा जाएगा। मकर लग्न है और राशि उसका चम का है 5 में, माने सिंह राशि है, राशि है सिंह, लग्न है मकर। ये कुंडली का एक दृष्टांत बना के दे रहे हैं। यह सूर्य कहाँ है, 7वें घर में, और वहाँ है 4 नंबर, कर्क राशि है ना। कर्क राशि का सूर्य होने से क्या, सूर्य के सामने लिखेंगे हम 5। नीचे दिया देखिए, सुचम भू
सुचम मम भू गु शुषा राके, है ना, वहां देखिए सूर्य के सामने 5 अंक लिख दिया, क्योंकि लग्न कुंडली में 4 नंबर जो 7वें घर पर है, 4 बने कर्क राशि, कर्क राशि का सूर्य है और मंगल भी कर्क राशि का है, इसलिए मम के सामने 5 लिख दिया। और चंद्र कहाँ है? 5 नंबर, चंद्र शुक्र बुध 3 ग्रह जो है 5 में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि को क्या अंक दिया था अपने? 8। इसे चंद्र के सामने 8 लिखिए, बुध के सामने 8 लिखिए, शुक्र के सामने भी 8 लिखिए। और तुला राशि में राहु, तुला का अंक कितना है? 20। इधर राहु के सामने 20 लिखेंगे आप। और इधर गुरु है 11 नंबर, माने कुंभ राशि में गुरु के लिए संख्या के कुंभ के लिए 3 था, तो गुरु के सामने 3 लिखेंगे आप। और शनि है आपके मीन राशि में, मीन राशि को संख्या मिला है 4, इसलिए शनि के सामने 4 लिखेंगे। अब इन सारे अंक जोड़िएगा, 5 और 8, 5, 8, 3, 8, 4, 20, 10। केतु है मेष राशि, मेष राशि का अंक है 10। इनको जोड़ेंगे, इसका आयु कुल मिलकर बन रहा है 71 आयु हो गया। इसका राशि है चंद्र, राशि है चंद्र, कहाँ बैठा है वो? सिंह राशि में। अच्छा, सिंह राशि में कितनी आयु बताई गई थी? सिंह राशि में कितने आयु बताए थे? राशि का आयु कितना बताया था? सिंह राशि में 65 बता दिया था। 71 और 65 जोड़ लो, और मान लो ये सोमवार के दिन पैदा हुआ था, तो वार में देखिए सोमवार के दिन कितनी आयु बताई गई थी? शायद 84 है, वो जोड़ लीजिए। 71, 65, 84, 3 से भाग कर दो, उसकी सामान्य आयु प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आयु का एक निश्चय किया जाता है। हर एक कुंडली का इस तरह से आयु बनाया जा सकता है। लग्न कुंडली ले लो या चंद्र कुंडली ले लो, कोई आपत्ति नहीं। किस राशि में कौन सा ग्रह है, उस राशि के लिए जो अंक मिला है, उन अंकों को जोड़ देने से वह लग्न कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली हो, उन राशियों में रहने ग्रहों के अंक के द्वारा एक समय प्राप्त। मैंने सोमवार के 84 जैसे मेरे को याद है बोल रहा हूँ, देख लेना। वार का भी आयु जोड़ना, 3 आयु है ना आपके। वार का आयु कहाँ बताए थे? याद है? पृष्ठ संख्या क्या थी? वार आयु, वार का आयु 52 में पृष्ठ में आया था। 52 पेज नंबर में वार के आयु बताया गया था, अलग अलग वार के। सोमवार के चतुर्थी, ठीक ही बताया, 84। ये सोमवार के दिन जन्म मानेंगे 84 हो जाएगा। तो वार का आयु था, और राशि का अभी भी गया है। इतने कल और आज 2 दिन में राशि को दिया, आपने देखा है नहीं? राशि आयु और आज ही आपने लग्न आयु भी पढ़ा है, यहीं पर है वो। इनको तीनों को जोड़ेंगे, 3 से भाग कर दीजिएगा, जो आता है वो 73 आ गया। 73 उसका अधिकतम आयु होगा।